ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं यार? क्लास 11 की फिजिक्स बोलना है। हाँ, मुंह बंद करके नहीं बैठना, ठीक है। अभी हमने पढ़ी 10th, क्या पढ़ी अभी 10th में हमने जो साइंस पढ़ी, क्या पढ़ी? साइंस। फालतू बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट काम की बात करेंगे। जो साइंस पढ़ी हमने 3 प्रकार से पढ़ी। एक पढ़ी हमने बायोलॉजी, क्या पढ़ी? एक पढ़ी हमने केमिस्ट्री, और तीसरा पढ़ा हमने फिजिक्स। क्या पढ़ा? फिजिक्स। क्या साइंस यही चीज़ पढ़ी? पहली बात, साइंस ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को हम साइंस बोल देते हैं। साइंस एक नॉलेज तो है, पर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। कैसी नॉलेज? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ उठाई और उसको हमने क्या मान लिया? साइंस। समझेंगे कैसे आती है, पर पहले क्लियर है बात, साइंस कैसी है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। क्या इतनी बात क्लियर? अगर हम 10th की बात करें तो बायो में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या पढ़ते हैं? बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर का लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, स्टडिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। यही पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? अगर बायो लिए तो आप पढ़ोगे जूलॉजी और फिर पढ़ेंगे बॉटनी। क्या पढ़ेंगे? पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? लिए ना बायो, यही पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम या कुछ भी मॉलिक्यूल्स वगैरह। हम स्ट्रक्चर वगैरह सीखते हैं। क्या सीखते हैं? स्ट्रक्चर वगैरह, रिएक्शंस वगैरह, ये सब पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं ना, कंपाउंड्स, ये वो एलिमेंट्स। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ नेचर। किसकी स्टडी करते हैं? नेचर की। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं, क्या पहला चैप्टर ही लाइट था हमारे पास? 10th में पहला चैप्टर कौन सा था? लाइट। क्या बेटा? नेचर ही तो है। लाइट क्या है बेटा? नेचर। नेचर यानी कुदरत। अगर फिजिक्स में एक वर्ड में बोले फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है नेचर। क्या है फिजिक्स? याद रहेगी बात, पक्का? क्या कोई मुश्किल है? फिजिक्स क्या है बेटा? नेचर। अब नेचर क्या? लाइट। देखो, लाइट में हमने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि सनराइज और सनसेट की वक्त क्या सूरज लाल लाल होता है? पढ़ा है ना? रेड होता है। ये किसने समझाया हमको? क्या केमिस्ट्री ने समझाया? क्या बायो ने समझाया? किसने समझाया? फिजिक्स ने। अरे समझाया, नहीं समझाया? पक्का। फिर क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं? किसने समझाया? रेनबो कैसे बनते हैं? किसने समझाया? तो ये सब आगे पीछे हो रहा क्या है? फिजिक्स ही है आगे पीछे। अब ये इसको छोड़ दूँ, कहाँ जाएगा? किसने समझाया? ग्रेविटेशन लाइन से। तो मतलब लाइट पढ़ा, फिर ह्यूमन आई पढ़ा। क्या पढ़ा? ह्यूमन आई। हमारी आँख किसी काम की नहीं अगर लाइट नहीं हो तो। बेटा लाइट होती है तभी देख पाते हैं ना, अंधेरे में क्या देख पाते हैं? मतलब अगर लाइट नहीं हो तो ह्यूमन आई किसी काम की। अरे समझ आई बात, पक्का। फिर हमने करंट पढ़ा, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा। पर क्या तुम्हें समझ आया ओवरऑल क्या है? क्लियर है बात? हमने जिसके बारे में चर्चा करनी है वो है फिजिक्स। वो क्या है बेटा? फिजिक्स। क्या क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? उतार दे इसको गोली की रफ्तार से तेज। फिजिकल वर्ल्ड हेडिंग लेंगे क्लास 11 फिजिक्स। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10th में तो हो गया अब जो होना था। 11th में पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड। हालांकि ये पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट जेई कहीं भी इसका सवाल नहीं आता है, बट ये इंटरेस्ट बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्या बनाने के लिए? फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाने के लिए ये चैप्टर ज़रूरी है। क्या इतना बात समझ आ गई? स्टार्ट करें। बेसिकली अभी हमने साइंस की बात की। किसकी बात की? साइंस की। और हमने देखा साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। कैसी नॉलेज है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के बोल दिया और उसको हमने क्या मान लिया? साइंस मान लिया। क्या मान लिया? हम ऐसे ही साइंस नहीं मानते। इसका एक मेथड है। क्या है इसका? एक मेथड है जिससे हम देखते हैं कि हाँ ये साइंस की कैटेगरी में फॉल करेगा या नहीं करेगा। सुनना, सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। किसी भी प्रकार की हो सकती है। मैं सिंपल एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, तेरे को समझ भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात। हम जब से पैदा हुए हैं हम देख रहे हैं कि जो पानी है, अगर पानी को एक ढलान से फेंका जाए तो क्या वो फ्लो करता है? करता है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ भी देखा पानी फ्लो कर रहा है, मैं यहाँ गया यहाँ भी फ्लो कर रहा है, करता है ना हर जगह, ठीक है। हमने देखा यार वाटर फ्लो करता है। क्या करता है? वाटर फ्लो करता है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। क्या है हमारी ऑब्जर्वेशन? क्या इतनी बात क्लियर? वाटर फ्लो करता है। हमने उसको क्या कर दिया? लैब में एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? लैब में एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या कर दिया?
एक सीधा सरफेस रख लिया, ऐसा सरफेस, और इस पर पानी डाला, हमने देखा फ्लो नहीं किया, क्या करेगा? फ्लो नहीं करेगा। बट हमने क्या किया, लैब में उसको इंक्लाइन कर दिया ऐसे करके, क्या फ्लो करेगा? हाँ, मतलब हमको हमारी ऑब्जर्वेशन क्लियर है कि चाहे हम लैब में करें चाहे बाहर नेचर में देखें, ये ऑब्जर्वेशन तो नेचर में की है ना हमने। यहाँ देखें, यहाँ देखें, हमको इतना पता है कि पानी को अगर ढलान से, इंक्लाइन प्लेन से डाला गया तो वो फ्लो करता है। क्या करता है? इतना हमको पता चल गया भाई, पानी फ्लो करता है जब उसको इंक्लिनेशन मिलती है। क्या मिलती है? बिल्कुल, ये दो चीज़ें हमको पता चल गई। क्लियर? फिर हमने क्या किया, हमने एनालिसिस की। क्या की? एनालिसिस की। एनालिसिस मतलब कि इतना पता चल गया कि पानी फ्लो करेगा ढलान पे, बट बेटा फील कर, इतनी ढलान पे पानी की, देखना पानी की रफ्तार कम होगी, इतनी ढलान पे क्या और ज़्यादा होगी, इतने, है ना, होगी ना। तो ये एनालिसिस हमने की। क्या इतनी बात क्लियर? फिर हमने क्या किया, एक इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। क्या बनाया? मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने फिर बनाया एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। जैसे मान लो, हमको सब जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या इतनी बात क्लियर? हमने बोला अगर हम यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाएं, किसकी लगाएं? न्यूटन ऐसा यूनिट होता है फोर्स का, ठीक है। मास रखें 1 kg, कितना रखें? तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आ जाएगी? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हमने किया नहीं है, हमने सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया है। क्या इतनी बात क्लियर? हमने बोला यार अगर 5 न्यूटन की फोर्स लगाएं किसी बॉडी पे, 1 किलो का उसका मास है, तो उस पर एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमने किया इसको वेरिफिकेशन। क्या की बेटा? इसकी वेरिफिकेशन की। क्या की इसकी बेटी? वेरिफिकेशन कि भाई ऐसा हो रहा भी है, नहीं हो रहा है, ऐसा होना भी चाहिए ना। अगर वेरिफिकेशन में बोला कि हाँ यार एक्सेलरेशन तो 5 ही आ रही है, फिर हम बोलते हैं ये एक साइंस है। क्या बोलते हैं? एक साइंस है। इसका मतलब ये मेथड है साइंस को समझने का। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठाओ, पहले ऑब्जर्व करो, फिर लैब में देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर एनालिसिस करो, फिर एक फार्मूला बनाओ, और फिर फार्मूला अगर करेक्ट हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रही है उसकी, फिर ठीक है, नहीं हो रहा है तो दोबारा से स्टार्ट करो। क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया नहीं आया? हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का? उतारो उसको। क्लियर है? अब फिजिकल वर्ल्ड तू समझ गया। फिजिकल वर्ल्ड मतलब हमारे आगे पीछे का वर्ल्ड जो हमको दिखता है। क्या क्लियर है? और जो हमको दिखता है क्या वही नेचर है? वही नेचर है। इसका मतलब बेटा फिजिक्स का अगर मैं एक लाइन में पूछूं क्या मतलब है, व्हाट इज फिजिक्स, तूने सीधे बोल देना है फिजिक्स का मतलब ही नेचर होता है। क्या मतलब होता है इसका? नेचर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो स्टडी ऑफ नेचर। क्या बेटा? स्टडी ऑफ नेचर। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? हाँ या ना? अच्छा, अब देखो ना यार, अब जो नेचर की स्टडी करती है ना, हम जो नेचर की स्टडी करते हैं वो कुछ नियम के अनुसार करते हैं। क्या करते हैं? कुछ नियम के अनुसार करते हैं, जिनको बोलते हैं लॉज। क्या बोलते हैं? और जो नेचर है ना, ये अपने लॉ से भी बंधी हुई है। एग्जांपल समझाता हूं, ये अपने लॉ भी नहीं तोड़ती कभी नेचर। देखो सुनना, जो सन होता है, क्या होता है? सन। हमको पता है सन कहां से निकलता है? क्या ईस्ट से? कभी ऐसा जिंदगी में हुआ सन वेस्ट से निकला? कभी हुआ ही नहीं। मतलब नेचर अपना लॉ कभी तोड़ना नहीं चाहती है। क्या क्लियर है बात? इसका मतलब वो गवर्न है उस लॉ से। क्या है वो खुद अपना लॉ भी वो नहीं तोड़ना चाहती है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अब कुछ लॉ की मदद से हम स्टडी करते हैं नेचर की। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं नेचर की। और नेचर क्या है बेटा? फिजिक्स। नेचर क्या है? जो भी दिख रहा है ना आपको, जो भी दिख रहा है आगे पीछे, फिजिक्स समझा देती है उसको। अगर मैं बात करूं फिजिक्स कहां से कहां तक लगती है, अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेटली बात करूं आपसे, कहां से कहां तक लगती है बेटा? साइज ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻, सुनना, 10⁻⁻14 मीटर से लेके साइज ऑफ यूनिवर्स की बात करूं, यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो 10⁻26 मीटर तक यहां सब में फिजिक्स लगती है। इसका मतलब कितने छोटे से स्टार्ट हो जाती है, -14 से, और कहां तक लगती रहती है? 10⁻26 समझते हैं? 10 के आगे 26 जीरो। क्या समझा? अगर मैं मास की बात करूं, ये तो साइज की बात आ गई मीटर में, अगर मैं मास की बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ kg अप्रॉक्स मानो, यहां भी फिजिक्स लगती है। और अगर मास ऑफ मैं यूनिवर्स की बात करूं तो 10⁻55 kg, यहां भी फिजिक्स लगती है। मतलब इतने छोटे से मास पे भी फिजिक्स लगेगी और यहां तक लगती रहेगी। क्या क्लियर है बात? इसका मतलब सब कुछ तो इंक्लूड हो गया इसमें। थर्ड बात करूं, अगर मैं टाइम की बात करूं, किसकी बात करूं?
देखो यहाँ पे लेंथ की बात की, यहाँ पे मास की बात की। अगर मैं टाइम की बात करूँ, जो टाइम लगता है लाइट को एक न्यूक्लियस से पास करते हुए, किससे? न्यूक्लियस से पास करते हुए, वो होता है 10⁻22 सेकंड। कितना होता है? यहां से लेके जो हमारा सन है, सन की कितनी लाइफ है? लाइफ ऑफ सन की लाइफ है बेटा 10⁻18 सेकंड, इतनी लाइफ यहां तक काम करता। मतलब हमारा सन, आपको पता है, पढ़ोगे आप 12th में, ये धीरे धीरे पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे मर जाएगा। ये क्लियर है? रेड जाइंट, ये वो फलाना, फिर मर जाएगा, इतनी लाइफ है। मतलब यहाँ इस टाइम से लेके इस टाइम तक फिजिक्स लग रही है। तो फिजिक्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। क्लियर है बात? मैं आपको पूरा एग्जैक्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई फालतू की बात नहीं है, जो आपके काम की बात है, जिससे आपको पता चले, हाँ रिलेट कर पाओ। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? क्या फिजिक्स छोटी ब्रांच है कोई? फिजिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है ना, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इटसेल्फ है नेचर यार। क्लियर है बात? पक्का? हाँ या ना? अच्छा, उतार ले। अब बात कर देते हैं थोड़ा रिलेशन की, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि फिजिक्स का रिलेशन कैसा कैसा है। फिजिक्स इन रिलेशन विद, फिजिक्स की अगर रिलेशन की बात करें तो अगर सब्जेक्ट वाइज देखें, किसके साथ देखें? सब्जेक्ट वाइज, और एक देखते हैं हम टेक्नोलॉजी वाइज। कैसे देखते हैं? टेक्नोलॉजी वाइज। तो यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं टेक्नोलॉजी वाला, समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, किसकी बात करें? मैथ्स की। दूसरी बात करें हम केमिस्ट्री की, और तीसरी बात करें हम बायोलॉजी की। किसकी बात करें? बायोलॉजी की। देखो फिजिक्स तीनों हर जगह कनेक्ट है। फिजिक्स पहली बात नेचर के साथ कनेक्ट है, हर जगह कनेक्ट है। अब बात करते हैं मैथ, केमिस्ट्री, बायो से कैसे रिलेटेड है। बेटा जो भी हम इक्वेशन लगा रहे हैं, स्पीड, डिस्टेंस, ये कहाँ से आई है? क्या मैथ से आई है? मैं सच बताऊं ना, बुरा मत मानना, मैथ्स का नो यूज है फिजिक्स के बिना। कोई यूज नहीं है मैथ्स का। अरे इक्वेशन पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पर अगर कहीं रियल लाइफ में लगा ही नहीं पाओ तो उसका कोई भी यूज, मैथ बनाया ही इसलिए गया था। और बेसिकली फिजिक्स भी इनकम्प्लीट है विदाउट मैथमेटिक्स। इसके बिना फिजिक्स कैसी है? इनकम्प्लीट। कैसी है? इनकम्प्लीट। आपने बहुत कुछ सोच लिया भाई, एक्सेलरेशन, आप इक्वेशंस कहाँ से लाओगे? सॉल्व भी तो मैथ से। कहाँ से लाओगे? मैथ से। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इन दोनों का रिलेशन समझ आ गया? ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। बेटा एक्स रेज का नाम सुने? बेटा हम एक्स रेज फिजिक्स की मदद से हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिए। अब केमिस्ट्री का काम क्या है? उसको कंपोजिशन करना, आगे पीछे ये वो, उसको घुमा घुमा के कुछ और बना देंगे। केमिस्ट्री का काम क्या है? घुमा घुमा के कुछ और बनाना, उसका इसका कुछ और बना दिया, उसका कुछ और बना दिया। ऐसे ही करते हैं, कर देंगे। किसकी मदद से? फिजिक्स की मदद से। क्लियर है? बायो की बात करते हैं। बेटा बायो में क्या सेल सूल पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं। 10th में माइक्रोस्कोप देखा लैब में, तो कहाँ से बनाया वो? फिजिक्स ने तो बनाया है। मतलब माइक्रोस्कोप जो देन है 12th में पढ़ना है हमने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्केल माइक्रोस्कोप, फिजिक्स ने दी है। तो क्या इनका रिलेशन समझ आ गया? पक्का? क्या कोई मुश्किल था? इसका मतलब फिजिक्स हर जगह रिलेटेड है। फिजिक्स हर जगह। अगर टेक्नोलॉजी से बात करें, बेटा तू कॉल करता है सबको, वाईफाई चलाता है, ये सब करता है, तो ये सब क्या है बेटा? वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या है ये? वायरलेस कम्युनिकेशन है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया कैसे बेटा? रेडियो वेव से। किससे वेव से? रेडियो वेव से। और रेडियो वेव जिसका पार्ट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं बेटा? ये एक ब्रांच है फिजिक्स की। क्या है ये? एक फिजिक्स की ब्रांच है। मतलब हमने वायरलेस कम्युनिकेशन बनाया, वाईफाई, ये सब, वो किसकी मदद से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पर वो क्या है? फिजिक्स। इसका मतलब फिजिक्स की मदद से हमने टेक्नोलॉजी बना दी। क्या बना दी? मतलब यहाँ पे फिजिक्स की मदद से हमने टेक्नोलॉजी बनाई। क्या और कोई एग्जांपल? बहुत एग्जांपल है। हमने फिजिक्स का इस्तेमाल किया, हमने सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया। क्या किया? सेमीकंडक्टर। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर, और एक सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। इंसुलेटर बिल्कुल नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और सेमीकंडक्टर पास थोड़े होते हैं, थोड़े नहीं होते हैं, तो करंट कराता है कुछ कंडीशंस में, कुछ नहीं। सेमीकंडक्टर का यूज़ करके बेटा सिलिकॉन की चिप्स बनाई। क्या बनाई? और वो सिलिकॉन चिप्स आज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपका टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ये वो हर जगह डलती हैं। सेमीकंडक्टर क्या? फिजिक्स। फिजिक्स की मदद से क्या बनाई? टेक्नोलॉजी। और सबसे अच्छी बात पता क्या? इस सब में फ़ायदा कौन ले रहा है? सोसाइटी। कौन फ़ायदा ले रहा है? यार एक बंदे के लिए थोड़ी बनाते हैं,
हाँ यार फलाने बंदे ने फ़ोन चलाना है, पूरी सोसाइटी यूज़ कर रही है नहीं कर रही है, हाँ या ना। इसका मतलब फिजिक्स की मदद से हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं और यूज़ कौन करता है उसको? सोसाइटी। क्या इतनी बात क्लियर? फ़ोन सबके पास है, वाईफाई सब चलाते हैं, टीवी सबके पास है, लैपटॉप सबके पास है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का हाँ या ना? थोड़ा उल्टा सोचते हैं, यहाँ पे फिजिक्स की मदद से हमने क्या बना दी? टेक्नोलॉजी। कई बार टेक्नोलॉजी की नीड में हम फिजिक्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? फिजिक्स। आजा देख लें, कई बार हमको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? टेक्नोलॉजी। अब जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है, ये समझाऊंगा। बेटा पहले पहले ट्रेन में होते थे स्टीम इंजन। क्या होते थे? मतलब भाप वाले इंजन, भाप से चलती थी ट्रेनें। क्लियर है? हमने बोला ये एफिशिएंट ही नहीं थे बेटा, बहुत बेकार थे, बहुत कॉस्टली थे। क्या थे? अच्छा नहीं था, इनका सिस्टम अच्छा नहीं था, बेकार था। हमने बोला नया बनाओ। क्या बनाओ? अब नया बनाओ तो ऐसे रातों रात तो ऐसे प्रकट होकर बनाना नहीं है। तो स्टडी हुई थर्मोडाइनमिक्स की। किसकी स्टडी हुई? थर्मोडाइनमिक्स की स्टडी हुई, और बेटा उसकी मदद से हमने हीट इंजन बना दिया। क्या बना दिया? हीट इंजन। क्या इतनी बात क्लियर? बनाया किसके लिए? सोसाइटी के लिए। किसके लिए बनाया? ट्रेन में तो सब बैठते हैं, बट इस बार हमको न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब हमको टेक्नोलॉजी चाहिए थी, इसकी नीड थी। क्या थी? इसकी नीड के लिए हमको नई फिजिक्स मिली, जिसको हमने क्या बोला? थर्मोडाइनमिक्स। क्या बोला? मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कई बार फिजिक्स टेक्नोलॉजी बना देती है, और कई बार नई टेक्नोलॉजी की नीड फिजिक्स को जन्म दे देती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का समझ आया फिजिक्स का रिलेशन आगे पीछे कैसे आया? नहीं आया? हाँ या ना? पक्का बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, फालतू चीज़ एक भी नहीं बताऊंगा जो आपको समझ नहीं आए। क्लियर है? इंटरेस्ट आ रहा है? वेरी गुड, उतार ले। ठीक, क्लियर है बात? पक्का? ठीक है। अब बेसिकली बेटा हेडिंग डालेंगे, जो फिजिक्स बेस है ना बेटा, फिजिक्स के दो थ्रस्ट एरिया। कितने हैं? थ्रस्ट एरिया मतलब फिजिक्स इन दो चीज़ों पे ना ज़्यादा जोर देती है। थ्रस्ट एरिया मतलब आप इसको प्रिंसिपल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सिद्धांत। फिजिक्स बोलती है इन दो चीज़ों पे काम करना है हमने बेसिकली। जो पहली चीज़ है और दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ का मतलब है यूनिफिकेशन। क्या मतलब है? यूनिफिकेशन। और दूसरी चीज़ का मतलब है रिडक्शनिज्म। क्या मतलब है? देखो अगर पहले थोड़ी थोड़ी बात करें, यूनिफिकेशन मतलब यूनिफाई करना। क्या करना? इकट्ठा करना। क्या करना? देखो पहले रियल लाइफ समझते हैं, फिर फिजिक्स समझेंगे। मान लो मेरे पास 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मैं सबको आधा आधा घंटा पढ़ाऊँ, सबको आधा आधा घंटा पढ़ा रहा हूँ। मेरे कितने घंटे वेस्ट हो गए? क्या 5 घंटे? सबको 5 घंटे, पर पढ़ा रहा सेम हूँ। मैंने क्या कर दिया? उनको यूनिफाई कर दिया। क्या कर दिया? मैंने बोल दिया भाई एक ही साथ पढ़ाऊंगा 10 बच्चों को। तो क्या यूनिफिकेशन की? तो क्या आसान हुआ या मुश्किल हुआ? आसान। फिजिक्स का काम है आसान करना चीज़ों को। क्या करना? तो फिजिक्स बोलती है यूनिफिकेशन करो। क्या करो? यानी आप एक कोशिश करो, अटेम्प्ट करो कि सिंगल लॉ से वेरियस फिनोमेना समझाओ। क्या समझाओ? वेरियस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दो। मतलब नेचर में बहुत कुछ हो रहा है, वो बोलता है यार कोशिश करो, जरूरी नहीं है हो नहीं हो। ऐसा थोड़ी एक ही लॉ पढ़ते हैं, बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं। एक लॉ से कोशिश करो कि बहुत सारी चीजें समझा पाए। क्या इतनी बात क्लियर? एग्जांपल समझाता हूँ। मार्कर गिरा, मार्कर गिर गया, नीचे गिरा। क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है नहीं कर रही है? पढ़ा है? मान ले एक ये मास और एक ये मास, ये m1 और ये दूरी इनके बीच की r, तो फोर्स कितनी लगती थी? क्या g m1 m2 बटे r²। क्या याद है? बिल्कुल फोर्स लग रही है इनकी। अट्रैक्शन फोर्स है। कैसी फोर्स है? अट्रैक्शन की फोर्स है। मतलब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो क्या धरती इसको खींच रही है? बिल्कुल खींच रही है। ये दो मार्कर हैं, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं? खींच रहे हैं बेटा, दिखते नहीं है। बेसिकली ये जो g की वैल्यू होती है ये 10⁻⁻11 में होती है। अरे पता ना 6.67 × 10⁻11 या -12 ऐसी होती है। इतनी कम होती है कि फोर्स बहुत कम हो जाती है और दिखती है बिल्कुल भी नहीं। बट मान ले इसकी वैल्यू तो कम ही रहेगी, पर मान ले मैं दोनों मासेस को बढ़ा दूं, बेटा दोनों मासेस को बहुत बड़ा कर दूं, तो अब ये टर्म फोर्स दिखने लगेगी। अब ये टर्म दिखने लगेगी। जैसे एग्जांपल बेटा तेरे को पता है सन जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है। मान लो ये सन है और ये अर्थ है। बेटा दोनों हवा में है तो गिर जाना चाहिए ना इनको, इसको गिर जाना चाहिए, पर सन इसको पकड़ के रख रहा है, पर उसके अंदर क्यों नहीं जा रहा है? बेटा बाकी भी तो प्लैनेट है, मतलब बाकी इसको खींच रहे हैं, सन भी इसको खींच रहा है। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट हो गया कि ये इसके चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है? चक्कर। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, किसकी? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको क्या क्या समझाता है देख लेना।
पहली चीज़ फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या समझाता है बेटा? कोई भी चीज़ गिर रही है हम इस लॉ से बता सकते हैं क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है या नहीं है? मान ले एप्पल गिर रहा है, अलग अलग लॉ थोड़ी बना देंगे अब हर चीज़ के लिए। जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन को, किसको करती है? वो भी हम इसके मदद से समझा देंगे। जो मून करता है वो किसको रिवॉल्व करता है? अर्थ को करता है, नहीं करता है? अरे याद रखना, जो छोटा होगा वो रिवॉल्व करेगा। अर्थ छोटा है सन से तो अर्थ करता है, मून छोटा है अर्थ से तो मून करेगा। तो ये सब कौन समझा रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब एक की वजह से हमने 4-5 चीज़ें समझा दी हैं। ऐसा नहीं है पेन गिरा लॉ बना दिया, मोबाइल गिरा लॉ बना दिया, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? क्या ये दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही हैं? हाँ, बट इनकी फोर्स इतनी बेकार है कि दिख रही नहीं, पर कर रही तो है ना यार। क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, ये समझ आ गया? यूनिफिकेशन समझा? इकट्ठा करो, क्या करो? आसान करो चीज़ों को। अब रिडक्शनिज्म की बात करते हैं। रिडक्शनिज्म बेटा, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? क्या छोटा करना, छोटा करना। अब यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स को एक साथ समझ सकते हैं क्या? एक साथ तो क्या करेंगे? छोटा छोटा तोड़ तोड़ के समझेंगे। क्या करेंगे? दैट इज रिडक्शनिज्म। अर्थ तो समझ आया। रियल लाइफ में बात करूं, तेरे को बुक देता हूं मैं पढ़ने की, मान ले एनसीईआरटी पढ़ के आ जा। एनसीईआरटी तो तू क्या ऐसे करके पढ़ेगा? समझ आएगी? समझ आएगी? क्या करेगा? पहले एक पेज पढ़ेगा, फिर दूसरा पढ़ेगा, फिर तीसरा। मतलब तूने अपने काम को रिड्यूस किया। क्या किया? रिड्यूस किया। मतलब एक लार्जर सिस्टम को अगर हमको समझना है तो इसको उसके स्मॉल कंपोनेंट्स करो। क्या करो? और फिर उसकी स्टडी करो। दैट इज रिडक्शनिज्म। क्लियर होगी बात? मतलब यूनिवर्स को समझना है तो डायरेक्ट समझो मत, थोड़ा थोड़ा समझो, तोड़ तोड़ के समझो। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इनकी स्टडी करो पहले। क्या क्लियर होगी बात? हाँ या ना? दो प्रिंसिपल समझ आए, दो बेसिक थ्रस्ट एरिया समझ आए। थ्रस्ट आपने 9th में पढ़ा होगा थोड़ा सा, ये समझ आया? याद रखना, पूछेंगे दो प्रिंसिपल क्या है तो सीधे एक यूनिफिकेशन, दूसरा रिडक्शनिज्म, दूसरा रिडक्शनिज्म। क्या क्लियर है बात? यूनिफिकेशन मतलब इकट्ठा करना, रिडक्शनिज्म मतलब रिड्यूस करना चीज़ों को। क्लियर? पक्का? उतारें। बेटा बेसिकली ना दो ब्रांचेज है। कितनी ब्रांचेज है? हालांकि अभी थर्ड भी बन चुकी है, पर एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक। और इसी को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्या इतनी बात क्लियर? एक है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। क्या बोलते हैं? देखो, मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। इसी को हम क्वांटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स। क्लियर? और एक और आ गई है, इसको हम बोलते हैं मेसोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? मेसोस्कोपिक। बात करते हैं थोड़ी सी। बेटा मैक्रो की आगे ब्रांचेज हैं, पर सुन ले, पहले क्वांटम की बात करते हैं। क्वांटम मतलब छोटा छोटा। क्या मतलब? क्वांटम मतलब छोटा छोटा। तो हमको स्टडी किस चीज़ की करनी है? सुन लेना, हमको स्टडी करनी है इसमें एटम्स की। किसकी? एटम्स की, न्यूक्लियाई की, ये सब। एटम न्यूक्लियाई छोटे होते हैं नहीं होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोटे होते हैं नहीं होते हैं? वो क्वांटम में आते हैं। किस में आते हैं? क्या क्लियर है बात? याद रखेगा। अगर मैं मैसोस्कोपिक की बात करूं, किसकी बात करूं? तो मैसोस्कोपिक में आ जाते हैं, इससे तो बड़ा है पर इससे छोटा होगा। अरे सॉरी, इससे छोटा है पर इससे बड़ा होगा। इसके बीच क्या? तो इसमें क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? 500 से 1000 एटम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसमें बात चल रही है सिंगल एटम सिंगल न्यूक्लियाई की, इसमें बात चल रही है 1000 एटम्स की। होते ये भी बहुत छोटे हैं, पर ये एक नई ब्रांच बना दी है, इसको बोले हैं मैसोस्कोपिक। इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। और इसमें हम लार्ज क्लासिकल है ना, बड़ी बड़ी स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? बड़ी स्टडी करते हैं। समझाता हूँ। इसकी आगे ब्रांचेस बनाई है। कितनी ब्रांचेस है? सुनते जाना। इसकी आगे ब्रांचेस बनाई है। पहली ब्रांच का मतलब है, नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है? दूसरी ब्रांच का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? तीसरी ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? और फोर्थ ब्रांच का नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ऑप्टिक्स। अब सुन ले, ये देख, मान ले चौक है। क्या है? अगर पूरे चौक की स्टडी करनी है तो मैक्रोस्कोपिक में आएगी। किस में आएगी? अगर पूरे चौक का एक एटम की स्टडी करनी है तो वो आएगी माइक्रोस्कोपिक। पर मान ले इसके 1000 एटम की करनी है, वो किस में आएगी? मैक्रोस्कोपिक में। तुझे समझ आया नहीं आया? मतलब ये इन दोनों के बीच की ब्रांच है। अब बेसिकली ये 4 ब्रांचेस बहुत बड़ी है। अगर मैं सच बताऊं, ये 12th की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? हमने अभी नहीं पढ़नी। ये भी किसकी ब्रांच है? हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़नी।
ऑप्टिक्स समझ लें, लाइट की स्टडी वगैरह, लाइट लूट पढ़ा था नहीं पढ़ा था, इसमें आएगा। करंट वगैरह पढ़ी थी 10th में, मैग्नेटिज्म पढ़ा था, वो इसमें आएगा। क्या क्लियर है? बेसिकली ये दोनों ब्रांचेज है ना, ये दोनों 11th की ब्रांचेज हैं। किसकी हैं? ये। अब मैकेनिक्स में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, हालांकि ऊपर ऊपर से बताऊंगा मैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। अभी हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स के वजह से हीट इंजन बनाया नहीं बनाया, यहाँ पढ़ेंगे हम वो कार्नोट का हीट इंजन। फ्रिज होता है घर पे, वो पढ़ेंगे इसमें। रेफ्रिजरेटर, क्या पढ़ेंगे? रेफ्रिजरेटर। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ थर्मोडी। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर ब्लैक बॉडी भी पढ़ेंगे इसमें, क्या पढ़ेंगे हम? ब्लैक बॉडी। क्या क्लियर बात? ये सब पढ़ना है। अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स में हम पहली बात न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हालांकि बहुत कुछ पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, क्या नहीं पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, क्या पढ़ेंगे? अरे 9th में पढ़ी थी ये, नहीं न्यूटन भी लॉ पढ़े थे। तीसरा पढ़ेंगे हम, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, क्या टॉपिक था वो? ग्रेविटेशन, क्या पढ़ेंगे? ये सब पढ़ना है हमने इसमें। पर बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो है रोटेशन मोशन। क्या मोशन? रोटेशन मोशन पढ़ेंगे हम इसमें फ्रिक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेव का मोशन पढ़ेंगे, यानी वेव्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेव्स। बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें। मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे, मोशन इन 2nd डायमेंशन पढ़ेंगे। तो क्लियर होगी बात? हालांकि बहुत कुछ पढ़ना है और यही एक हिसाब से सिलेबस है हमारा। क्या है हमारे सिलेबस? तो क्या क्लियर होगी बात? पक्का? क्या हमको एटम और न्यूक्लियर पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने हैं, ये 12th में है। किसमें है ये? 12th में है। क्या हमको ऑप्टिक्स मैग्नेटिज्म में टच करना है? बिल्कुल टच नहीं करना, जरूरत भी नहीं है। इसमें चार्ज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पूरे 11th में कहीं चार्ज की बात नहीं करनी हमने। क्या क्लियर है बात? पक्का? तो इन दोनों पे फोकस करना है, बाकी सबको भूल जाना है। मतलब फिजिक्स कौन सी पढ़नी है? क्लासिकल फिजिक्स पढ़नी है। इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फिजिक्स। बता रहे हैं गोली की रफ्तार से तेज। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। पहली बात, फोर्सेस बड़ी प्रकार की हैं, मसल फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स, बट ये सब आती किसमें है? 4 फोर्सेस में। इन 4 फोर्सेस को छोड़ के, फोर्सेस बहुत सारी हैं बट ये सबके सब लाइक इसमें करती हैं, इन्हीं 4 में से एक में होगी। कोई भी फोर्स दुनिया की हो, इन 4 के बाहर के कोई भी फोर्स नहीं होगी। ठीक है? जैसे 4 फोर्सेस हैं, नाम है, पहली फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? जो दूसरी फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरी फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या क्लियर है बात? मतलब फंडामेंटल फोर्सेस कितनी है नेचर में? 4। हालांकि ऐसे मान लेते तो हजार हैं, पर वो 1000 में से कोई ना कोई इन्हीं में लाई करती है। कोई भी फोर्स उठाओगे, यहाँ इसमें करेगी, यहाँ इसमें करेगी, यहाँ इसमें करेगी, या फिर इसमें करेगी। क्या क्लियर बात? पक्का? बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की। किसकी बात करते हैं? सबसे आसान है, सुन ले। ग्रेविटेशन का जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था F = G m1 m2/r²। पढ़ा था नहीं? ग्रेविटेशन फोर्स बहुत आसान है, बोलती है अगर एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे, इसका मास m1, इसका मास m2 और ये r डिस्टेंस पे पड़ी है तो इतनी फोर्स लगेगी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? क्या ये अट्रैक्शन की फोर्स है, रिपल्शन की फोर्स है? अट्रैक्शन की फोर्स है। पहली बात, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव। क्या इतनी बात क्लियर? दूसरी बात, ये दूर दूर तक लगती है, सिर्फ पास पास तक लगती है? दूर भी लगती है बेटा। सन और मून में लग रही है क्या? मतलब सन और मून में भी लग रही है, वैसे मून और अर्थ में लग रही है, सन और अर्थ में लग रही है। मतलब ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसी फोर्स है ये? लॉन्ग रेंज फोर्स है। इन्फिनिटी तक लगती है। कहाँ तक लगती है? अरे क्लियर है बात? फोर्स कम हो जाएगी पर लगेगी तो है। अब ये 2 मार्कर बड़े हैं, 2 टच कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं कर रहे। क्या? पर फोर्स तो लग रही है, पर इतनी बेकार है वो कि दिख रही नहीं है। क्या क्लियर है बात? हाँ, इनका मास बहुत ज़्यादा कर दूँ मैं, मास इनका बहुत ज़्यादा कर दूँ, फिर दिखने लग जाएगी। क्लियर होगी बात? पक्का? ठीक है।
अट्रैक्टिव फोर्स होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। क्लियर। तीसरी बात, ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स है। कैसी फोर्स है? वीकेस्ट फोर्स है। मतलब सबसे चारों में सबसे बेकार फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। बट ऐसा नहीं बोलना नहीं लग रही है, लग रही है बट बहुत बेकार घटिया फोर्स है। कैसी फोर्स है? क्लियर है बात? लॉन्ग रेंज है। कैसी है? लॉन्ग रेंज। क्लियर। अच्छा, इसको मीडियम चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है, इसको नहीं चाहिए होता है। क्लियर है बात? पर समझेंगे बाद में क्या होता है मीडियम, ये सब अभी इसको चर्चा नहीं कर रहे हैं इस पर। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बेटा ये आप 12th में पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे? सुन लेना, जैसे यहाँ पे दो मास है ना, यहाँ पे होंगे दो चार्ज। क्या होंगे? ये Q1 और ये Q2। मान लो दोनों प्लस के हैं और एक बार ये प्लस का और एक बार, बेटा दो प्लस के होंगे तो रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? और एक तो इसमें क्या करेंगे? अरे पढ़ा है तूने, यही फोर्स होती है। और मान लो दूरी आ रहा है, मान लो दूरी, इसका भी फॉर्मूला होता है, कूलम्स लॉ से मिलता है। मैं बिल्कुल नहीं लिखा रहा अभी। क्या इतनी बात क्लियर? बेटा पहली बात, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, क्या ये लॉन्ग रेंज है शॉर्ट रेंज है? ये भी लॉन्ग रेंज है बेटा। ये भी कैसी है? लॉन्ग रेंज है। हाँ, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे इसको कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? पर लग रही है, लग रही। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, तीसरी बात, ये फोर्स इससे स्ट्रांग है, ये फोर्स इससे स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। क्या इतनी बात क्लियर है? क्यों स्ट्रांग है मैं समझा देता हूं बेटा। जो इसका फॉर्मूला आता है ना वो आता है K Q1Q2/R²। ये जो K है ना, इसकी वैल्यू 10⁻9 में होती है। किस में होती है बेटा? वो उसकी वैल्यू माइनस में होती है, इसकी वैल्यू माइनस में, इसकी वैल्यू 9 है। तो बड़ा कौन सा हो गया? क्लियर है? ये बड़ा होता है इससे। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? ठीक। तीसरी फोर्स आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कैसी आती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, इसको लिखते हैं चार्ज डिपेंडेंट। क्या होती है? चार्ज डिपेंडेंट। मैंने पहले ही लिखा दिया। चार्ज डिपेंडेंट का मतलब दोनों प्लस के होंगे तो रिपल्सिव होगी, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्टिव। क्लियर है? यहाँ पे देख, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पहली बात, ये न्यूक्लियॉन्स में लगती है। कहाँ लगती है? बेसिकली न्यूक्लियस में लगती है। कहाँ लगती है? न्यूक्लियस में। अब सुन लेना कैसी लगती है, बहुत आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये फोर्स थोड़ी मुश्किल है पर ये सुनना बेटा। अगर मैं एक न्यूक्लियस बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या यही होते हैं? क्या यही सब होता है? हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा होता है ना बाहर, इलेक्ट्रॉन तो ये घूम रहा है टक 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 क्लाउड बना के, यहाँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगती है, पहली बात, इसके ऊपर लगेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? इसका मतलब लगती कैसे? सुनना बेटा, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। बेटा प्रोटॉन और प्रोटॉन साथ में बैठे हैं तो ये क्या एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं? मतलब ये जितने भी प्रोटॉन अंदर सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो न्यूक्लियस फट जाना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए। ऐसा होता है? एक्चुअल में ऐसा क्यों नहीं होता, समझाता हूँ बेटा। होता क्या है कि ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन मान लो, और ये प्रोटॉन, ये इसको धक्का दे रहा है, ये भी इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, ये सब एक दूसरे को धक्का दे रही है, तो न्यूक्लियस को फैल जाना, टूट जाना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है? एक एक्सटर्नल फोर्स होती है। क्या होती है? आप इसको अच्छे से समझोगे, बस अभी इतना याद रखो। एक फोर्स होती है जो इनको दबा के रखती है। क्या करती है? एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मैं आपको धक्का दे रहा हूँ 5 न्यूटन से पीछे जाने के लिए, उधर से कोई फोर्स आ गई जो 20 न्यूटन से मेरी तरफ वाय करी है, तो वो जीतेगी या मैं जीतूंगा? वो जीत गई, क्योंकि वो 20 लगा रही है और मैं 5 लगा रहा हूँ, मतलब 15 न्यूटन से मेरी तरफ धक्का बजेगा नहीं बजेगा? इसका मतलब यहाँ पे ऐसी फोर्स जो प्रोटॉन और प्रोटॉन को साथ में रखती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी साथ में रखती है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी साथ में रखती है, और तीनों का अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? प्रोटॉन और प्रोटॉन कभी अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ये फोर्स करवाती है, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो मैं समझ आया नहीं आया? हाँ या ना? एक्चुअल में तो प्रोटॉन बाहर जाना चाहते हैं, बट एक एक्सटर्नल फोर्स आ गई, वो बोलती है अच्छा तुम्हें मैं जुड़ा के रखूंगी। कर रही है, रिपेल नहीं है, बट बाहर की फोर्स इतनी ज्यादा है कि इनकी रिपल्शन खत्म हो गई है वहां पे। क्लियर हो गई बात? पक्का? इवन की न्यूट्रॉन तो कुछ काम नहीं करते, वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर होगी? इसका मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। कैसी है? चार्ज इंडिपेंडेंट। मतलब चार्ज से कोई फर्क नहीं है ना यार, देख प्लस का हो या माइनस का हो, अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? क्या क्लियर है? तीसरी यहां पे लिख देता हूं मैं, तीसरी बात अट्रैक्टिव फोर्स। कैसी फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर?
चौथी बात, अगर बात करें तो ये दिखती है हमको? नहीं दिखती बेटा, ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये तो इलेक्ट्रॉन पे भी नहीं लग रही, इसका मतलब कितनी शॉर्ट है? ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसी है? शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। अगर मैं अप्रॉक्स की बात करूं तो 10⁻⁻15 मीटर यहां पे लगती है, बहुत शॉर्ट रेंज है। क्लियर होगी बात? पक्का? अच्छा, अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्गेस्ट की, तो ये बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कैसी फोर्स है? स्ट्रॉन्गेस्ट है इन नेचर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा। क्लियर होगी बात? पक्का? अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर। किसकी बात करते हैं? पहली बात याद क्या रखना है? याद ये रखना है, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसी फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स। ये भी 10⁻⁻15 से 10⁻⁻16 के बीच लगती है। दूसरी बात ये तब होती है जब बीटा डीके होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी होती है। क्या होती है? अब सुनना मेरी बात, मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, इसको मैं पढ़ा रहा ही नहीं हूं, इसको 12th में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन करने वाली बात है। क्या बात है? एक न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन होता है, वो प्रोटॉन बनता है। क्या बनता है? और एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्या निकालता है? और एक फिर न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो निकालता है। क्या सुना है कभी? तभी पढ़ा रही नहीं। क्लियर है? फिर हमने देखा कि ये किसी में लाई नहीं कर रही, तो हमने नाम दे दिया इसका वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बट अभी कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आपने रट के लिख देना है। क्या करना है? समझाने वाली बात ही नहीं है अभी ये। बीटा डीके क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, केमिस्ट्री में पढ़ा भी कुछ, रेडियो एक्टिविटी कुछ, ये सब नहीं पढ़ा ना, तो रहने दो, भूल जाओ। आपने याद रखना बीटा डीके किस में होता है, आप लिख देना इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो पार्टिकल में ना, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, ऐसे लिख देना बस ये बात याद रखना। और तीसरी बात ये वीक फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है? वीक फोर्स होती है, ये भी शॉर्ट रेंज है। कैसी है? क्लियर है बात? इसको बस रटना है, बाकी सब समझ नहीं है। बाकी सब, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ये है पहले नंबर पे। किस नंबर पे? पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरे नंबर पे है वीक न्यूक्लियर, और फोर्थ नंबर पे कौन सी है? ग्रेविटेशनल। क्लियर है? अगर मैं इसको क्रम में देखूं, किस में देखूं? क्रम में। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है, कितनी है? 1, सबसे बड़ी है ना 1, तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है 10⁻⁻2, 100 गुना कम। अरे 10⁻⁻2 का मतलब 1/100, 1/100 मतलब ये 100 गुना छोटी। कितनी? अगर ये 1 है, ये 10⁻2 है, तो बेटा ये है 10⁻⁻13। कितनी है? बताइए, 13 गुना घटी है इससे। क्लियर है? और ग्रेविटेशन है बेटा 10⁻⁻39, 38 और 39 टाइम्स कम है इससे ये। क्लियर होगी बात? अच्छा, कोई पूछे इसमें और इसमें कितना फर्क है, तो बेटा अगर इसमें तू 25-26 ऐड कर तो क्या ये आ जाए? मतलब ये इससे कितनी बड़ी है? 26 गुना, 25-26 गुना। अरे क्लियर है बात? आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? हाँ या ना? सबसे बड़ी फोर्स कौन सी है? सबसे कौन सी है बड़ी? उससे कम, उससे कम, उससे कम। सबसे बेकार फोर्स कौन सी है? क्या लग रही है? नहीं लग रही है? लग रही है पर इन्फिनिटी तक, लॉन्ग रेंज। ये भी कैसी है? ये कैसी है? ये कैसी है? क्लियर है बात? पक्का? इवन ये इतनी शॉर्ट रेंज है, इलेक्ट्रॉन पे भी लग रही है, ये सिर्फ न्यूक्लियस में लग रही है। कहाँ लग रही है? क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? हाँ या ना? फिजिकल वर्ल्ड खत्म होता है यहाँ पे। ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए था। क्या समझ आया? फालतू की कोई भी बकवास नहीं की है, इतनी बकवास की है जितनी तुम्हें समझ आए, फालतू बिल्कुल भी। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डायमेंशंस या यूनिट मेजरमेंट्स। क्या क्लियर है बात? पक्का? इसको रिवाइज करके आना।